अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ऑडिट रिस्क और उसके रिलेटेड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को समझा कैसे जाए, याद किया कैसे जाए। स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है ना ऑडिट पढ़ते टाइम, वो आती ही इन दो चैप्टर्स में। एक कि रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करना है और दूसरा कि उसके रिलेटेड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को कैसे परफॉर्म करना है। तो चलिए हम वन बाय वन करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे और मेरी बुक से कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लॉजिक आपको क्लियर होनी चाहिए हर स्टेप की जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। आपको ऐसा ना हो कि कोई स्टेप जो मैं आपको बता रही हूँ वो समझ ना आए, ठीक है। अब आप यहाँ से देखते चलें। सबसे पहले इंक्रीज़ हो रहा है रिसीवेबल। 2024 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिसीवेबल शो हो रहा था 500 मिलियन। इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो हो रहा है 700 मिलियन। रिसीवेबल इंक्रीज़ हो रहा है। टर्नओवर रेशो, व्हाट डज इट मीन्स, मतलब पहले हमें जो हमारे डेटर्स यानी कि जो हमारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमसे क्रेडिट पे माल लिया, उधार पे माल लिया है, पहले वो हमें 30 दिन में पैसे वापस कर देते थे। भाई अब तो वो 90 दिन हो रहे हैं, 90 डेज़ गुजर रहे हैं, पैसे ही नहीं मिल रहे। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन गिवन है जिससे आपको पता चल रहा है कि आपका रिसीवेबल बढ़ रहा है, या तो वो आपको वर्बली पूरे जो पैराग्राफ दिया गया होगा उसमें बता देगा, या वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बना के दे देगा और आपको खुद ही एनालिटिकल प्रोसीजर्स करके, एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब परफॉर्म वैसे नहीं करने, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इस तरह बता दिया 2024-2025 आपको खुद समझ आ रहा है रिसीवेबल बढ़ रहा है, ठीक है, या टर्नओवर रेशो बढ़ रहा है। अब टर्नओवर रेशो क्या होगा, आपको सेल्स गिवन होगी, सही है। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है रेशो का, सेल्स ऐसे ही लेते हैं, सेल्स डिवाइडेड बाय 360 और डेटर्स डेज होते हैं और आपके पास एवरेज रिसीवेबल आ जाता है। हो सकता है आपको एवरेज रिसीवेबल दिया हुआ हो, तो आप क्या करोगे, वेरी सिंपल, एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स और मल्टीप्लाई बाय 360 कर दोगे आप, तो आपके पास डेज आ जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन गिवन हो सकती है। अब आपको जब ये सिचुएशन, आपका रिस्क क्या होना चाहिए, सबसे पहला रिस्क वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स, यानी कि डेटर्स की वैल्यूएशन में जो हमारा क्लाइंट है वो मसला कर सकता है। अच्छा, ये चैप्टर्स पढ़ते हुए आपने ना अपने आप को एज एन ऑडिटर फील करना, यू हैव टू फील लाइक दिस। लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब भी मैं ऑडिट पढ़ती हूँ मैं ऐसे ही फील करती हूँ कि मैं एक ऑडिट परफॉर्म करने गई हूँ एक क्लाइंट का, ठीक है, और वहाँ मेरे सामने ये मसला है और ये मसला आता है तो मेरा रिस्क कहाँ जाता है, मेरा क्वेश्चनिंग माइंड मुझे क्या कहता है, मेरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मुझे क्या हिंट दे रहा है कि यहाँ क्या मिस्टेक है या क्या एरर है या क्या रिस्क है, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है स्लो मूविंग और डाउटफुल डेट्स, ठीक है, जिसको प्रोविज़न की ज़रूरत है। या एक और रिस्क है कि जो कंट्रोल्स हैं, क्रेडिट कंट्रोल्स, उन पे पुअर जो है ना, मैनेजमेंट के कंट्रोल्स बहुत पुअर हैं क्रेडिट पे, ठीक है। अब इसके लिए जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं मैं वो आपको बताती हूँ कि क्या है। लेट्स मूव टू 198 नाउ। दिस इज procedures for valuation and allocation, procedures to ensure appropriate provision for bad debts, ठीक है। प्रोविज़न को रिव्यू, कौन से प्रोविज़न, भाई जो मैनेजमेंट ने, जो हमारे क्लाइंट ने बनाए हैं प्रोविज़न, उसको हम देख लेंगे एक बार, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे क्लाइंट ने आखिर किया क्या है। असेस एडिक्वेसी, एडिक्वेसी देखेंगे, एडिक्वेसी क्या है किसी भी चीज़ की, यार ये प्रॉपर्ली हुई हो, बिल्कुल ठीक तरह से हुई हो, कोई एरर ना हो, एरर की गुंजाइश ना हो। असेस का मतलब होता है जांचना, मतलब पड़तालना एक चीज़ को जिसको आप जांच रहे हो, ठीक है। तो असेस एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, जिन भी डेट्स पर डाउट है, नहीं पता, कंफर्म नहीं है कि ये हमारा कस्टमर पैसे दे देगा या नहीं देगा, उनके लिए प्रोविज़न रिकॉर्ड होता है, सही है। तो असेस करनी है एडिक्वेसी प्रोविजंस की डाउटफुल डेट्स के लिए, और जो अजम्पशंस ली गई हैं उनको रिव्यू कर लेना है। रिव्यू का मतलब होता है एक चीज़ बनाई हुई ऑलरेडी मैनेजमेंट ने, हम जस्ट उसको गो थ्रू कर रहे हैं, देख रहे हैं
ठीक है। रिव्यू इज़ एज इट इज़, जैसे कि हमारा रिविजन होता है, हम क्या करते हैं रिवाइज करते टाइम जस्ट पेज पलटे रिवाइज रिवाइज रिवाइज, तो यही होता है रिव्यू कि आप एक बार इसको जस्ट देख लो, ठीक है। असेस एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स एंड रिव्यू अजम्पशंस यूज्ड इन कैलकुलेशंस, ठीक है। उसके बाद आती है एजिंग एनालिसिस। एजिंग एनालिसिस क्यों? एजिंग एनालिसिस क्या है? एक डेट को 0 से लेके 1 मंथ हो गया, यानी कि ये हमारा रिसीवेबल है, ठीक है, इसको 1 महीना हो गया, यानी कस्टमर ने लेट सपोज हमसे 1 जुलाई में माल ख़रीदा, ठीक है, आज 1 जून हो गया, यानी कि 30 दिन हो गया उसके डेट को, ये हो गया। एक कस्टमर ने 1 जुलाई को माल ख़रीदा, लेकिन अगस्त पे बात आ गई है, सॉरी जुलाई, यस अगस्त पे बात आ गई है, फिर किसी की सितंबर पे बात आ गई है, तो ये हम एजिंग बना लेते हैं, ठीक है, और बताते हैं इस डेट को इतना टाइम हो गया, इस डेट को इतना टाइम हो गया। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमने ऑब्टेन करनी है, मैनेजमेंट से ले लें, बोलेंगे लाओ भाई अपनी ज़रा एजिंग रिपोर्ट दिखा दो हमें, फिर उसको वेरीफाई करना। वेरीफाई करना क्या होता है कि आप एक चीज़ के ये देखोगे क्या ये जो चीज़ बनी हुई है ठीक है या गलत है, ये देखना होता है वेरीफाई करना। अब वेरीफाई करोगे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है कि भाई जो चीज़ इसके अंदर लिखी गई है वो बिल्कुल ठीक हो, कोई उसमें गलती की गुंजाइश ना हो, ठीक है। ऑफ एज रिसीवेबल लिस्ट, फिर उस कंपेयर कराना है एजिंग के शेड्यूल को कंपनी की क्रेडिट टर्म्स के साथ। कंपनी को बोलेंगे ज़रा आप अपनी हमें पॉलिसीज़ दिखा दें जिसमें आपने अपनी क्रेडिट टर्म्स की पॉलिसीज़ सेट की है कि आप कितना क्रेडिट अलाउ करते हैं कस्टमर को, ठीक है। तो एजिंग शेड्यूल्स को कंपनी के क्रेडिट टर्म्स के साथ कंपेयर करा देना है। आइडेंटिफाई कर लेना है लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डेट्स, जिनको प्रोविजन की लॉन्ग आउटस्टैंडिंग 90 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं, 90 डेज़ हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा दिन है। कंपनी की नॉर्मल पॉलिसी है 60 डेज़ की, 60 डेज़ से ऊपर हो गए, तो ये क्या होते हैं आउटस्टैंडिंग डेट्स होते हैं जिनको प्रोविजन की ज़रूरत होती है। मतलब हमें नहीं पता, अब हमें कन्फर्म नहीं है ये हमें पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। एक रिसीवेबल है जिस पर डिस्प्यूट चल रहा है, कस्टमर कह रहा है भाई मैं आपको इसके पैसे दे चुका है, और हम मतलब हमारा क्लाइंट कह रहा है कि नहीं भाई आपने हमें इसके पैसे नहीं दिए, हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिस पे आपने जो है ना हमें पता चले जिससे कि आप हमें पे कर चुके हो। तो ये एक डिस्प्यूटेड रिसीवेबल है, ठीक है। अब हम इंक्वायर करेंगे इन डिस्प्यूट्स के बारे में, और फिर हम इंस्पेक्ट। अब देखो इंस्पेक्ट को आपने इंस्पेक्टर से याद रखो। इंस्पेक्टर क्या है? पुलिस वाला इंस्पेक्टर क्या करता है, जाके कोई उसको केस पता चलता है, उसके सामने कोई कहीं चोरी हुई है, वो क्या करेगा? इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन क्या? जांच देखेगा, इसका मतलब ही जांच नहीं होता है, लेकिन वो एक चीज़ को बारीकी से देखेगा कि जो चोर है वो कोई सबूत ना छोड़ के जाए, जो डकैत है वो कोई सबूत छोड़ के गया है, तो उससे हमें पता चल जाएगा उसके आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है। इसी तरह से जो यहाँ पे इंस्पेक्ट लिखा हुआ है उसको हम ये समझ लेते हैं कि हम ना बहुत बारीकी से उस चीज़ को देखेंगे। जैसे रेलेवेंट कस्टमर की कम्युनिकेशन, यानी कि वही कस्टमर जिसके साथ डिस्प्यूट चल रहा है उसके साथ कुछ कम्युनिकेशंस, कुछ ईमेल्स के थ्रू बात हुई होगी, ठीक है, कुछ लेटर्स के थ्रू बात हुई होगी, तो हम क्या करेंगे? इंस्पेक्ट कर लेंगे उन कम्युनिकेशंस को, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कस्टमर ठीक कह रहा है, हमारा क्लाइंट जो है वो ठीक कह रहा है ना, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, ठीक है। और वो जैसे जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो वो कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ या कोई ऐसी गलती करता है जिससे हम उसका झूठ आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर आपको माइंड गेम्स खेलना आता है, आपको पता है कि कैसे एक इंसान को पहचाना जाता है ना, तो ये चीज़ भी वैसे ही है, ठीक है। और बोर्ड मिनट्स, हर कंपनी में बोर्ड मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। जब वो मीटिंग चल रही होती है तो उस दौरान कुछ उनकी डिस्कशंस होती हैं जो बहुत अहम होती हैं। अगर आप लोगों ने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा तो आपको ये चीज़ नहीं पता होगी, इसलिए बता रही हूँ। अब वो अहम बातें जो होती हैं ना, वहाँ पे एक सुपरवाइज़र होता है, ठीक है, या फिर सेक्रेटरी होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होता है, लाइक लिख रहा होता है बिल्कुल। अब पहले मैनुअल होता था, मे बी अब लैपटॉप पर होता हो, क्योंकि मैं कंपनी में गई नहीं हूँ पर्सनली, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, लिखा हुआ होता है वो तमाम बातें जो वहाँ पर हुई, ठीक है। तो उनको देख लेंगे, उनसे भी आइडिया हो जाएगा हमें उस रिसीवेबल के बारे में कि ये रिसीवेबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। फिर सब्सिक्वेंट कलेक्शन एग्जामिन करेंगे डेटर की रिसीट्स, यानी कि जो डेटर हमें दिखाया गया है ईयर एंड पे उसकी रिसीट्स देख लेंगे ईयर एंड के बाद। रिसीट्स मतलब उसने जो हमें पैसे दिए होंगे, यानी कि हमने फिर डेटर को क्या कर दिया होगा? क्रेडिट कर दिया होगा।
क्योंकि रिसीवेबल डेबिट करते हैं और सेल्स क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब कैश मिल जाता है तो हम कैश डेबिट करते हैं और रिसीवेबल क्रेडिट करते हैं, क्योंकि रिसीवेबल ख़त्म हो चुका होता है, रिसीवेबल हमारा एसेट है, ठीक है। तो डेटर की रिसीट्स देख लेंगे ईयर एंड के बाद, असेस करने के लिए रिकवरेबिलिटी को, यानी कि ये देखने के लिए कि वाकई में क्या ये जो ईयर एंड पे दिखाया गया था हमें कि भाई हमारा रिसीवेबल इतना है, तो इसकी रिकवरेबिलिटी थी भी या नहीं। एडजस्टमेंट, एक बात आप याद रखिएगा, जो एडजस्टमेंट्स करनी होती है, राइट ऑफ करना होता है ना ईयर एंड के बाद, वो एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं। क्या मतलब इस बात का, यानी कि लेट सपोज अगर हमें ईयर एंड के बाद ये पता चल जाता है कि हमारा कोई कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, या हमें पता चल जाता है हमारा कस्टमर जो है वो उसकी जो कंपनी है, एंटिटी है, वो वाइंड अप हो गई है, ख़त्म हो गई है, कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चलती है जिससे ये आइडिया होता है कि ये पैसे रिसीव नहीं होने वाले, तो फिर IAS 10 हमें बोलता है, जो कि है एडजस्टिंग इवेंट का, ठीक है, कि आप उसको ईयर एंड पे जाके उसका प्रोविज़न रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि इस ऐसे होगा क्या, वरना आपकी जो आपका एसेट है यानी रिसीवेबल वो ओवर स्टेट हो जाएगा और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वायलेशन होगी ये, ठीक है। और आप अगर कोई राइट ऑफ हुआ है ईयर एंड के बाद, यानी कि वही चीज़ ये भी राइट ऑफ में आ जाता है कि बैंकरप्सी हो गई तो ईयर एंड के बाद ही राइट ऑफ किया है, ठीक है, तो उसको भी आप देख लो क्योंकि वो एडजस्टिंग इवेंट होगा। फिर हिस्टोरिकल प्रोविज़न एक्यूरेसी, यानी कि पिछले सालों की एक्यूरेसी देख लो, पास्ट प्रोविजंस, पिछले सालों में जो भी प्रोविजंस हुए हैं उनकी एक्यूरेसी देख लो, कंपेयर करके उन प्रोविजंस को, लेट्स सपोज 5 मिलियन का प्रोविजन था और एक्चुअल में राइट ऑफ किया है 6 मिलियन, ठीक है, तो यानी फिर उससे अगले साल का जो प्रोविज़न होगा वो 6 मिलियन होगा, ठीक है, ये होना चाहिए। तो इसलिए आप इवैल्यूएट का मतलब होता है हर चीज़ को बिल्कुल खोल के रख देना, मतलब उसकी इतनी सी चीज़ों को भी खोल के रख देना बिल्कुल, ठीक है। तो कह रहे हैं आप हिस्टोरिकल एक्यूरेसी देख लो पास्ट प्रोविजंस की और उसको कंपेयर कराओ आप प्रोविजन से जो पिछले सालों में लिए गए हैं एक्चुअल, और जो एक्चुअल में आपने राइट ऑफ किया उससे। रिव्यू कंपनीज करेस्पॉन्डेंस, कंपनी की करेस्पॉन्डेंस क्या होती है, जवाब देना, बातें करना लेटर्स के थ्रू या किसी ऐसे ईमेल के थ्रू, तो रिव्यू कर लो कंपनी की करेस्पॉन्डेंस कस्टमर्स के साथ, लॉयर्स के साथ और कलेक्शन एजेंसीज़ के साथ, जो किसी ओवरड्यू यानी कि ऐसा जो अभी तक हमें नहीं पैसे रिसीव हुए, ऐसे हमारे रिसीवेबल के बारे में या कोई डिस्प्यूटेड डेट है उसके बारे में। रिव्यू द कंपनीज मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग इररिकवरेबल और डाउटफुल रिसीवेबल, आप खोल कर देखो कंपनी के क्या मेथड है कि वो कैसे इररिकवरेबल या जो उनके डाउटफुल रिसीवेबल हैं उसको आइडेंटिफाई करती है। तो आप ये चीज़ें देख लो। देखो मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप लोग मुश्किल बना देते हैं, ठीक है, तो आपने मुश्किल इसको बनाना नहीं है, आपने इसको आसान बनाना है। आप अपने आप को एक ऑडिटर सोचो, ठीक है, आप ऐसा फील करो ना कि आप क्लाइंट के पास हो, अब क्लाइंट आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, आपको एक एक बारीकी देखनी है, आपको ना लाइक एक सास बन जाना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सास बन जाना है, मतलब ये कुछ सासें बहुत अच्छी भी होती हैं, लेकिन ऐसा वो कहा जाता है ना कि सास जो होती है वो इतनी सी बात को पकड़ के भी जो है ना बस उसको बहाना चाहिए होता है कि वो जो है ना अपनी बहू को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। मतलब ये हमें ड्रामों से सीखने को मिला है, रियल वर्ल्ड थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, बट मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि वो क्या होता है कि एक एक बारीकी को पकड़ लेती है। तो बस आपने सास बन जाना है ऑडिट के सब्जेक्ट में, आपको ज़रा सी इन्फॉर्मेशन मिले उस पर आपने पूरी तमाम रिस्क की डिस्कशन कर देनी है, आपको तमाम प्रोसीजर्स कर देने, जिससे कहीं से भी आपको अगर ऊंच नीच होगी तो वो पता चल जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ बताई है, ठीक है। इस तरह के तमाम ये जितने भी इसमें आपको रिस्क नज़र आ रहे हैं ना, ये आप कवर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, अब ये जो प्रॉपर वाले ना, इसके लिए पूरा फिर दूसरे चैप्टर पे जाना पड़ेगा, सही है। तो मैं आपको ऐसा करती हूँ कि जो इसमें ही लिखे हुए ना वो बता देती हूँ। जैसे कि हम बात कर लेते हैं वारंटी की। वारंटी हम कैसे देते हैं, बचपन में बहुत सुनते थे यार, टीवी लिया है वारंटी 1 साल की, कुछ ख़राब हुआ कुछ हुआ तो एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, वापस हो सकता है, पैसे मिल सकते हैं। कपड़ों में भी अक्सर होता है वारंटी दी जाती है, मतलब बोला जाता है चलें आप 3 दिन में एक्सचेंज करा लिएगा, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में अक्सर मोबाइल में होता है या लैपटॉप में होता है कि अगर कोई भी ख़राबी आती है आप एक्सचेंज करा सकते हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो वारंटी अगर आपको एक सिचुएशन में मिल जाए या आपको पता चल रहा है कि वारंटी का पीरियड आपने बढ़ा दिया,
पहले आप 1 महीने की वारंटी दे रहे थे, अब आप 2 महीने की वारंटी दे रहे हो, ठीक है। या आपको ये पता चल जाए कस्टमर बहुत कंप्लेन कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपके पास आए, या आप अपने आप को ऑर्डिनरी फील कर लो, आप क्लाइंट के पास हो, आपको पता चला कि भाई कस्टमर की बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं ये जो हमारा क्लाइंट है इसके प्रोडक्ट के बारे में। अब हमारा जो शक है, हमारा जो रिस्क है वो क्या होगा कि प्रोविज़न ऑफ वारंटी, यानी वारंटी के लिए प्रोविज़न होता है, एक प्रोविज़न बनता है, ठीक है, और वो ज़रूरी है बनाना, उस प्रोविज़न को बनाना ज़रूरी है। तो अब कह रहे हैं कि प्रोविज़न ऑफ वारंटी मे नॉट बी रिकॉर्डेड या मे नॉट बी रीज़नेबल, यानी कि हो सकता है जो प्रोविज़न है वारंटी का वो रीज़नेबल ना हो, यानी कि ऐसा ना हो जो जिसका कोई रीज़न हो, मतलब ऐसा ही बस बोल दिया कि हाँ भाई उन्होंने क्या किया, प्रोविज़न होना चाहिए था 60 डेज़ के हिसाब से, उन्होंने 30 डेज़ के हिसाब से बना दिया। कंसिडरिंग वारंटी का पीरियड भी देखते हुए, सेल्स का लेवल भी देखते हुए कि सेल्स कितनी है एंटिटी की, या जो कंप्लेन कस्टमर्स कर रहे हैं उनको देखते हुए प्रोसीजर्स क्या होंगी, कैसे पता करेंगे कि हमारे क्लाइंट ने जो वारंटी का प्रोविज़न रिकॉर्ड किया है वो एडिक्वेट है या नहीं, रीज़नेबल है या नहीं। आप रिव्यू कर लो पोस्ट ईयर मतलब साल के बाद जो भी वारंटी के क्लेम्स आए, लोगों ने जो वारंटी क्लेम किया, आप उसको देख लो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। असेस कर लो आप एप्रोप्रिएटनेस को। देखो एक चीज़ एप्रोप्रिएट कब होती है, जब वो रिलायबल भी हो और रेलेवेंट भी हो। रिलायबल कब होती है, जब उस पर भरोसा किया जा सके, और रेलेवेंट कब होती है, जब जिस चीज़ के लिए वो मतलब एक होनी चाहिए उसी चीज़ के लिए हो, ठीक है। तो एप्रोप्रिएटनेस देख लेना अजम्पशंस की, इसका मतलब होता है कि जो अजम्पशन ली गई है वो रेलेवेंट और रिलायबल हो, ठीक है। इन वारंटी प्रोविजन कैलकुलेशंस इंगेज कर लो एक्सपर्ट को अगर ज़रूरत है, इफ़ नीडेड फॉर एक्यूरेट कैलकुलेशंस, ठीक है, ये बात हो गई। फिर आपको यहाँ पे एक सिचुएशन गिवन होती है क्वेश्चन में कि भाई फैक्ट्री बंद हो गई। अब फैक्ट्री बंद होने की दो चीज़ें बताती हूँ। पहला, नॉन करंट एसेट अब हो जाएंगे करंट एसेट्स, क्योंकि वो हो जाएंगे हेल्ड फॉर सेल, ठीक है, वो हमारी एक तरह की इन्वेंट्री बन जाएगी, ठीक है। एसेट्स में नॉट हैव बीन अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड एंड मेजर, एसेट जो हैं अप्रोप्रिएटली हो सकता है क्लासिफाई ना किए गए हो, यानी कि उनको अभी भी नॉन करंट एसेट्स में ही दिखा रहे हों, और उनको मेजर ना किया गया हो, जो कि फेयर वैल्यू पे करना चाहिए था। अब इसके लिए हम क्या करेंगे ना, ऑडिट प्रोसीजर, हम बोर्ड मीटिंग मिनट्स देख लेंगे, अगेन इससे वेरीफाई कर लेंगे, इससे हमें चीज़ें पता चल जाएंगी जो बोर्ड ने आपस में डिस्कस की हुई हैं। फॉर एसेट सेल अप्रूवल, कि ये जो एसेट हैं इनकी सेल अप्रूवल के लिए बोर्ड मीटिंग में कोई बातचीत हुई है, कुछ डिस्कशन हुई है नहीं, ये देखने के लिए। रिव्यू स्टेप्स टू सेल एसेट्स एंड एनी रिलेटेड एग्रीमेंट्स, रिव्यू कर लेंगे स्टेप्स को जो एसेट को सेल करने के लिए लिए गए हैं, और कोई भी रिलेटेड एग्रीमेंट जो हुआ है उस बात से रिलेटेड उसको देख लेंगे। चेक इफ एसेट्स आर एट फेयर वैल्यू सेपरेटली प्रेजेंटेड अंडर करंट एसेट्स एंड नो लॉन्गर डेप्रीशिएटेड, चेक कर लो कि क्या जो एसेट्स हैं वो फेयर वैल्यू पे है, जो बात हमने यहाँ हमें रिस्क था वही हम यहाँ चेक कर रहे हैं। सेपरेटली अंडर करंट एसेट्स हैं या नहीं, और अब उन पर डेप्रीसिएशन तो चार्ज नहीं कर रहे कभी अपने जो है ना प्रॉफिट को कम करने के लिए। ऑब्टेन कर लो वैल्यूएशन रिपोर्ट्स एक्सपर्ट से, जो भाई ज़ाहिर है इसके उन पीपी के एक्सपर्ट होंगे, उनको इंगेज कर लो, उनसे उनकी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स ले लो। फिर एक और चीज़ जो क्लोजर ऑफ फैक्ट्री में है वो क्या, जब एक फैक्ट्री बंद हो जाती है ना तो एक प्रोविज़न बनाना पड़ता है रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। देखो रीस्ट्रक्चरिंग क्या चीज़ है, रीस्ट्रक्चरिंग होती है बेसिकली आप बिज़नेस को एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हो, मतलब ये जगह का शिफ्ट नहीं बता रही, मतलब आप कुछ ऐसी चेंजेस लेके आ रहे हो अपने बिज़नेस में जिसकी वजह से आपको अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को जो है कम करना पड़ेगा, ठीक है, या आपको हो सकता है डीलेयरिंग करना पड़े, मैनेजमेंट लेवल्स आप चेंज कर दो, कुछ एम्प्लॉयज़ को आपने जो है ना रिटेंडेंट करना है, हटा देना है, ख़त्म कर देना है, अपनी वर्क फोर्स को छोटा कर देना है, या आपने कोई भी ऐसा काम कर लेना है, अब वो होती है रीस्ट्रक्चरिंग, उसके लिए एक प्रोविज़न बनाया जाता है, ठीक है। अब कह रहे हैं रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविज़न हो सकता है रिकॉर्ड एप्रोप्रिएटली ना किया हो मैनेजमेंट ने। अब क्या करेंगे, प्रोसीजर, वर्किंग पेपर्स ले लेंगे जो कि क्लाइंट ने प्रिपेयर किए हैं रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविज़न के लिए, लिस्ट ले लेंगे टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज़, टर्मिनेटेड जिन एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया गया उनकी लिस्ट ले लेंगे,
और इंश्योर करेंगे कि तमाम इंक्लूड हो कैलकुलेशन में। रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें तमाम टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज़ इंक्लूडेड हों। इंक्वायर फ्रॉम टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग अग्रीड रेम्यूनरेशन। जब किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया जा रहा होता है ना विदाउट एनी रीज़न, यानी रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है, तो बेसिकली एक गोल्डन हैंडशेक पेमेंट होती है जो दी जाती है उस एम्प्लॉय को। तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इंक्वायर कर लो, पूछताछ कर लो टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज़ से कि उनको क्या जो रेम्यूनरेशन है अग्रीड वो मिल गई, मिलेगी या क्या सीन है। फिर मिनट्स पढ़ लो बोर्ड मीटिंग के टू आइडेंटिफाई फाइनल सेटलमेंट क्या हुई है लेबर यूनियन के साथ, ठीक है, ये एक बात हो गई। फिर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सेल्स डिक्लाइन हो रही है, यानी कि लेट्स सपोज आपकी पिछले साल की सेल्स थी 500 मिलियन, इस साल की आपकी सेल है 400 मिलियन, डिक्लाइन हो रहा है सेल्स में। या लीगल एक्शन ले लिया किसी दूसरी पार्टी ने हमारे खिलाफ किसी इन्फ्रिंजमेंट्स पर कॉपीराइट के। अब खतरा आ गया कहाँ? वैल्यूएशन ऑफ पेटेंट्स और डेवलपमेंट कॉस्ट पर। जो वैल्यू इन यूज़ है पेटेंट की या डेवलपमेंट कॉस्ट की, हो सकता है वो डिक्रीज़ हो गई हो, जिसकी वजह से ये इंडिकेशन है इम्पेयरमेंट की। इम्पेयरमेंट क्या होती है, हमें देखना होता है, हम वैल्यू इन यूज़ निकालते हैं। वैल्यू इन यूज़ निकालने के लिए हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं। पहला फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है, और दूसरा हमें कैश फ्लोज निकालने होते हैं। अब उन दोनों में से हायर एक अमाउंट लेनी होती है और उसको कंपेयर कराना होता है कैरिंग वैल्यू के साथ। अगर कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है, वैल्यू इन यूज़ कम है, तो इट मीन्स कि यहाँ इम्पेयरमेंट होगी, ठीक है। अगर कैरिंग वैल्यू कम है और वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा है तो कैरिंग वैल्यू पर ही रहता है एसेट। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हमें सेल्स कम होती हुई नज़र आए, कोई लीगल एक्शन हमारे ख़िलाफ़ किसी पार्टी ने इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स के ऊपर ले लिया है, तो अब हमें खतरा है कि जो हमारी वैल्यू इन यूज़ है ना उस पेटेंट की या डेवलपमेंट कॉस्ट की, वो कम हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से आप इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन है। क्या करेंगे? पूछ लेंगे क्लाइंट से कैलकुलेशन के बारे में वैल्यू इन यूज़ की, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट के लिए उसने की, और उसकी रीजनेबलेंस को हम चेक कर लेंगे उनकी अजम्पशंस की। ऑब्टेन कन्फर्मेशन फ्रॉम लीगल, एक लीगल एडवाइजर से हम कन्फर्मेशन ले लेंगे रिगार्डिंग पॉसिबल आउटकम ऑफ एनी लिटिगेशन, यानी किसी पॉसिबल आउटकम जो कि किसी लिटिगेशन का हो उसके बारे में हम कन्फर्मेशन ले लेंगे एक लीगल एडवाइज़र से। व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ कि मैंने आपको थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ा दिया, ठीक है, मैं इसको पार्ट्स में लेकर आऊँ, ठीक है, और पार्ट्स क्योंकि एज़ यूजुअल मैं आपको ये चीज़ बताती रहती हूँ और मैंने अपनी पॉडकास्ट में भी डिस्कस की है कि हमारा फोकस स्पैन बहुत शॉर्ट है, तो हम बहुत लंबी लंबी वीडियोस नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये भी जहाँ तक की भी रिकॉर्ड हो गई है उसको स्टॉप करती हूँ, सेकेंड वीडियो को रिकॉर्ड करती हूँ और फिर आगे मैं आपको यहाँ पे बाकी के ये जो आइटम्स हैं इनको पढ़ाती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितने, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसी चैप्टर पे फोकस करें, जो टोटल पूरा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का चैप्टर है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला नहीं कर रहे हैं अभी अभी मैं आपको करा रही हूँ जिसमें आप रिस्क भी करोगे और रिस्क के साथ आप जो है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को भी कवर कर रहे होगे, ठीक है।